ये पार्ट भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर लुवो फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के क्योटिक विंग्स का इस्तेमाल करते हुए सिविका की 6 डायरेक्शनल प्रिजन को चकना चूर करके स्टार इल्यूजन किंग की हेल्प से टेलीपोर्ट होकर चला गया था, जिससे सिविका तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है, जबकि पर्पल बेल किंग लुवो फेंग से इम्प्रेस्ड हो गया था। इसी के साथ सीन कट होता हमें दिखाया जाता है होंग अलायंस सिटी के मीटिंग हॉल का व्यू, जहाँ पर ये सभी वनरेबल्स लुवो फेंग की फाइटिंग वीडियोस को देखने के लिए बेकरार थे। पर जब वो लुवो फेंग के मिलिट्री डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ आता है एक्सेस डिनाइड, आपके पास इसकी अथॉरिटी नहीं है। मॉनिटर पर यह लिखा हुआ सारे वनरेबल्स ही देख पा रहे थे, तो इस पर अब अनाउंस करने वाले मास्टर सभी वनरेबल्स को बताते हैं इस वर्ल्ड मास्टर की सभी बैटल वीडियोस को देखने के लिए हमें स्पेशल एक्सेस परमिशन की जरूरत होगी, जिस पर वो सभी वनरेबल्स कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, मैं खुद पर्सनली सिस्टम में चेक करता हूँ, और जैसे वो चेक करते हैं तो उनका एक्सेस भी डिनाइड हो जाता है और वो फैंग की वीडियोस को नहीं देख पाते। ऐसे ही देखते देखते वन बाय वन सभी वनरेबल्स फैंग के डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं कर पाते। ये सब कुछ देखते हुए वहां पर मुझे सभी वनरेबल्स को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है, इसीलिए वो टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं ये तो एक वनरेबल भी नहीं है, फिर आखिर हम इसके डाटा को एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे और इसका क्लियरेंस लेवल इतना ज्यादा हाई क्यों है। इन सभी वनरेबल्स को आपस में बातें करता हुआ देखकर वो अनाउंसमेंट वाले मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं एवरीवन, ये एक एक्सेस रिस्ट्रिक्शन है जो कि खुद क्योस सिटी लॉर्ड ने डायरेक्टली सेट की है। ये सुनकर उनमें से कुछ वनरेबल्स निराश होते हुए आपस में अभी भी बातें जारी रखे हुए थे। तभी मास्टर आगे कहते हैं होंग अलायंस में इस वर्ल्ड मास्टर की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग क्या किसी को आगे और कोई एतराज है। इस पर वो सभी लोग सिटी लॉर्ड की आइडेंटिटी को देखते हुए कहते हैं नहीं नहीं, कोई एतराज नहीं है। उनकी इसी बात के साथ सीन कट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है लुवो फेंग को जो कि अब अपने इनर वर्ल्ड में होता है और नाश रेस के डीमन से छीने हुए सभी ट्रेजर्स को इकट्ठा करके चेक कर रहा होता है। तभी इसी दौरान ओटुका उस मेटल प्लेट को ढूंढ लाती है जिससे फेंग को इतनी ज्यादा जबरदस्त सेंसेशंस फील हो रही थी। उसे तो ये काफी ज्यादा पसंद आ चुकी थी, पर फेंग उससे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए छीन कर अपने पास लाते हुए कहता है इस चीज को हासिल कर पाने का मतलब है कि मेरा लक इनक्रेडिबल है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक्चुअली यानशैन क्लैन के सेकंड मेटल प्लेट को हासिल करने में कामयाब रहा। ये कहते साथ ही फिर फेंग उस मेटल प्लेट को अपने हाथ में पकड़ते हुए बिना जरा भी टाइम वेस्ट किए फौरन से अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर जाना शुरू कर देता है, और ये मेटल प्लेट भी सील्ड थी। इसीलिए फेंग अपने मास्टर हु यानबू की दी हुई स्पिरिचुअल सील का इस्तेमाल करता है और इसे ड्रिल करते हुए इस मेटल प्लेट के अंदर लगे हुए सारे के सारे बैरिजेस को तोड़ता जाता है जब तक कि वो इसके अंदर मौजूद नॉलेज तक नहीं पहुंच गया। वहां पर लिखी हुई टेक्निक्स और इस इंफॉर्मेशन को देखकर फेंग की आंखें चमक उठती हैं और वो खुश होते हुए कहता है बेहतरीन, इस बार की ये इन्फॉर्मेशन लास्ट टाइम से भी ज्यादा और काम की है। इसके अंदर मौजूद डिटेल्स मेरी नेमलेस सीक्रेट मैनुअल के कुछ मिसिंग पार्ट्स को पूरा करती है। अब मैं इसके सेकंड ट्रिब्यूलेशन को मास्टर करने की प्रैक्टिस करना शुरू कर सकता हूँ। पहले ट्रिब्यूलेशन के दौरान मेरी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रेंथ डबल हो गई थी और मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की स्ट्रेंथ 1.5 टाइम्स ज्यादा हुई थी। अब मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि इस बार मुझे किस तरह की इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी, पर उससे पहले चलो देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद बाकी ट्रेजर्स क्या क्या हैं। ये कहने के बाद जैसे ही फेंग उन ट्रेजर्स के पास पहुंचता है तो बबाता जो कि इन ट्रेजर्स में कुछ खास ढूंढते हुए काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, वो इन्हें इधर उधर फेंक रही थी जो कि सीधा जाकर एक फेंग के माथे पर लगता है और इसका झटका काफी जोरदार था, पर फेंग इसको लेकर बुबाता पर गुस्सा नहीं करता। तभी इसी दौरान बुबाता को एक बहुत ही ज्यादा खास ट्रेजर मिल जाता है जिसको लेकर वो बहुत खुश होते हुए कहती है फाइनली मैंने ढूंढ लिया। अब वो उसे फेंग को दे देती है जिसे देखकर वो काफी खुश हो रहा होता है और साथ ही साथ हमें बताता है मुझे यहाँ नाश रेस की बिलोंगिंग से काफी ट्रेजर्स मिले, जिनमें से एक ये डिवाइन लाइट ड्रीम क्रिस्टल इनहेरिटेंस भी है और इसकी वैल्यू एक्सट्रीमली हाई है। इसके बाद फिर मैंने नेमलेस सीक्रेट मैनुअल के सेकंड ट्रिब्यूलेशन की प्रैक्टिस करने पर फोकस किया जिससे मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ 6 टाइम्स इंक्रीज हो गई और मैं सक्सेसफुली 10th ब्लड लुवो क्रिस्टल को अपनी बॉडी के साथ मर्ज करने में कामयाब रहा, जिसके चलते अब मैं ब्लड लुवो कॉन्टिनेंट का एक लीजेंडरी ब्लैक वॉरियर बन चुका हूँ। जब फेंग हमें ये सब बता रहा होता है तो हम विजुअल्स में भी ये देख पा रहे होते हैं कि फेंग ये सब कुछ कितनी तेजी के साथ कर रहा है, और इसके बाद फिर फेंग हमें लीजेंडरी ब्लैक वॉरियर की पावर्स का एक नमूना भी दिखाता है जिसमें उसने सिर्फ अपने एक ही पॉइंट से पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और ये प्लेनेट भी कोई छोटा मोटा प्लेनेट नहीं होता। अब इसके बाद फिर वो बताता है कि इस वक्त यहाँ पर मुझसे मिलने होंग अलायंस से एक इनवॉय भी आया था जिसका नाम होता है डस्क नाइट किंग, और वो मुझे यहाँ पर ह्यूमंस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस में ज्वाइन होने के लिए इनवाइट
इनवाइट करने आया था और मैंने उसके इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ हमें स्क्रीन में देखने को मिलता है कि जब फैंग ने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया था तो वो फैंग को एक बैज देते हैं जिससे फैंग आगे चलकर होंग अलायंस में ज्वाइन हो पाएगा। ये देखकर वो बाता तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो खुशी के मारे झूम रही थी। वो कितनी ज्यादा खुश है ये आप भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तभी फैंग हमें आगे बताता है होंग अलायंस एक ऐसी जगह है जो कि पावरफुल फाइटर से भरी हुई है, इसीलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज होने से बचाने के लिए पहले ही अपने मास्टर के साथ मिलकर मैंने अपने नेम को चेंज करते हुए यांग नेम की आइडेंटिटी से अपने पूरे के पूरे बैकग्राउंड को फैब्रिकेट करवा दिया। पर इस सब के बावजूद मुझे अभी भी मन लगाकर ट्रेन करने की जरूरत है, सही मायनों में किंग लेवल की ट्रू स्ट्रेंथ तक पहुंचने के लिए। सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे मैं अपने टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उन्हें कभी भी डिसअपॉइंट करना नहीं चाहता। यहाँ हम देख पाते हैं कि जब फैंग ट्रेनिंग कर रहा होता है तो क्योस सिटी लॉर्ड की भी उसके ऊपर नजर थी। तभी फैंग हमें बताता है नेमलेस सीक्रेट मैनुअल से ना सिर्फ मेरी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रेंथ 6 टाइम्स बढ़ चुकी है, बल्कि इसी के साथ साथ मेरे ब्लड लुओ ब्लैक वॉरियर की पावर भी 10 टाइम्स इंक्रीज हुई है और साथ ही मेरे बीस्ट गो ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट लेवल की स्ट्रेंथ भी डबल हो चुकी है। अगर मैं इन सभी को मिलाकर टोटल करूँ तो मेरी वर्ल्ड मास्टर लेवल की स्ट्रेंथ 120 टाइम्स बढ़ चुकी है, जो कि पहले ही मेरी ह्यूमन बॉडी के साथ जनरल आर्मर के फ्यूजन की लिमिट को पार कर गई है। यानी कि अब मैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट के सिल्वर आर्मर को अपनी ह्यूमन बॉडी पर भी ला सकता हूँ। ये सोचते साथ ही फैंग ऐसा करना शुरू कर देता है और हमें देखने को मिलता है कि वो इसमें कामयाब भी हो गया था। और फैंग की ये न्यू लुक पहले से भी ज्यादा अमेजिंग लग रही होती है, क्योंकि उसके पास अब एक नया आर्मर आ चुका है जिससे फैंग के फेस पर कुछ नए ब्लू कलर के पैटर्न्स बने हैं जो उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। इसी के साथ साथ फैंग ने अपने क्योटिक विंग्स को भी इस आर्मर के साथ फ्यूज कर लिया है और वो अपनी ह्यूमन बॉडी में ही रहते हुए इन क्योटिक विंग्स को इस्तेमाल कर सकता है। और फिर फैंग हमें बताता है कि अब मेरी अर्थ ह्यूमन बॉडी की ओरिजिनल स्ट्रेंथ एक वर्ल्ड मास्टर की स्ट्रेंथ के मुकाबले में 10,000 टाइम्स बढ़ चुकी है और इन क्योटिक विंग्स के साथ अब मैं अपने वर्ल्ड मास्टर के ऑरा को कम्प्लीटली छुपाकर किंग लेवल की कॉम्बैट स्ट्रेंथ को अचीव कर चुका हूँ। फाइनली अब मैं होंग अलायंस सिटी की मिस्ट्रीज से पर्दा उठा पाऊंगा। इसी के साथ फैंग बिना टाइम वेस्ट किए वर्चुअल यूनिवर्स में होंग अलायंस सिटी के एंट्रेंस गेट पर पहुंच आता है, जहां पहुंचते साथ ही वो उसे देखकर काफी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है ये है होंग अलायंस सिटी। ये होंग अलायंस अपने कोर से ह्यूमैनिटी की सबसे पावरफुल अलायंस है, जिसे कि ह्यूमंस की कई सारी अलग अलग रेसिस ने अलाइड होकर बनाया है और ये ह्यूमैनिटी की 5 ग्रेट पावर से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। मेरे इस 1000 साल के एडवेंचर के दौरान मैंने इसके बारे में काफी सुना था, लेकिन मैंने कभी भी इसकी ट्रू फॉर्म को अपनी आंखों से नहीं देखा। ये सोचते साथ साथ फैंग की सिटी के बाहर वाले एरिया को एक्सप्लोर करते साथ साथ तेजी के साथ उस सिटी के एंट्रेंस गेट पर पहुंच आता है और इसे भी देखकर हैरान हो रहा था कि तभी वो गेट ओपन होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से एआई की आवाज आती है जो कहता है यांग, वेलकम टू द होंग अलायंस सिटी। इसी के साथ हमें दूर से इस सिटी का एक सीन दिखाया जाता है कि ये साइज में कितनी ज्यादा बड़ी है और फैंग तो इसके सामने खड़ा हुआ नजर भी नहीं आ रहा था। इसी के साथ वो टेलीपोर्ट होकर इस सिटी के अंदर पहुंच जाता है और हमें भी इस सिटी के अंदर का नजारा देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार है। फैंग यहाँ पर पहुंचकर अपने आसपास के नज़ारे को देखते हुए मुस्कुरा रहा था और हमें बताया जाता है कि ये होंग अलायंस सिटी का बस्टिंग ट्रेड स्ट्रीट है, जहाँ पर अलग अलग शॉप्स हैं और लोग यहाँ से ट्रेजर्स को बाय करते हैं और सेल करते हैं। इससे पहले कि फैंग यहाँ से आगे बढ़ पाता तभी उसके पास एक बहुत ही क्यूट और प्यारा सा एआई रोबोट आता है जो उसके चारों तरफ घूमते उसे स्कैन करके कहता है न्यू मेंबर, होंग अलायंस सिटी में आपका स्वागत है। और फिर वो फैंग को एक मॉनिटर पर इस सिटी की डिटेल्स बताने लगता है कि होंग अलायंस सिटी 3 एरियाज में डिवाइडेड है, आउटर सिटी, इनर सिटी और होंग अलायंस हॉल। और होंग अलायंस मेंबर्स स्ट्रेंथ के बेस पर 7 लेवल्स में डिवाइडेड हैं, जिनमें से स्टार 1 से लेकर स्टार 3 तक आउटर सिटी में रहते हैं और स्टार 4 से लेकर स्टार 6 तक इनर सिटी में, जबकि सिर्फ वो लोग जो कि 7 स्टार का स्टेटस रखते हैं सिर्फ वही होंग अलायंस हॉल में इंटर हो सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर जैसे ही फैंग अपने बैच की तरफ देखता है तो उसके पास सिर्फ 1 स्टार होता है, यानी कि वो भी सिर्फ आउटर सिटी में ही आ जा सकता है। तभी वो एआई जो कि अपनी बात को अभी भी कंटिन्यू किए हुए है वो कहता है होंग अलायंस सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर होंग अलायंस मेंबर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और एक्सचेंज करते हैं और यहाँ पर फाइटिंग और पावर का शो ऑफ करना कम्प्लीटली मना है। प्लीज ये याद रखिएगा। अब आप आगे खुद इस सिटी को एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं। ये बोलकर वो फैंग को ग्रीट करके वहां से चला जाता है। इसी के साथ फैंग ने भी अब आगे बढ़ते हुए खुद इस सिटी को देखना शुरू कर दिया था। वो चलता हुआ जा रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी नजर पड़ती है दूर खड़ी हुई स्टार इल्यूजन किंग पर, जिसे देखकर फैंग सोचता है स्टार इल्यूजन किंग, तो ये भी होंग अलायंस की एक मेंबर है।
स्टार इल्यूजन किंग जो कि एक प्लांट को देख रही थी, तभी फैंग के उनके पास आने पर उन्हें एहसास होता है कि शायद मैं इस ओरा को पहचानती हूँ। इसीलिए वो थोड़ा सा सोचने के बाद फैंग से इंटरेक्ट करते हुए उससे पूछती है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? उनकी ये बात सुनकर फैंग अपने मन में सोचता है, अभी मैं फर्स्ट टाइम होंग अलायंस में इंटर हुआ हूँ, बेहतर होगा कि मैं अपने ट्रम्प कार्ड्स को छुपाए रखूं। मैं इन्हें ये मालूम होने नहीं दे सकता कि मैं ही सिल्वर विंग किंग हूँ। ये सोचने के बाद जैसे ही फैंग रीड करते हुए स्टार इल्यूजन किंग से कुछ कहने वाला होता है कि तभी अचानक से उसके कंधे पर एक हाथ आते हुए उसे पीछे की तरफ खींच लेता है और कहता है, यांग, तुम फाइनली होंग अलायंस सिटी में आ गए। देखने पर तो इस पर्सन की लुक बहुत ही ज्यादा डेडली लग रही थी, पर फैंग उन्हें देखते ही पहचान जाता है और कहता है, डस्क नाइट किंग। और फिर यहीं पर फैंग हमें बताता है कि ये तो वो डेलीगेशन लीडर है जिन्होंने मुझे होंग अलायंस में ज्वाइन होने के लिए इनवाइट किया था। तभी यहाँ डस्क नाइट किंग सीरियस होते हुए फैंग से कहते हैं, क्या तुम मेरी लिटिल सिस्टर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर फैंग तो हैरान परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, जबकि स्टार इल्यूजन किंग ये सुनकर अपनी हंसी को छुपाते हुए जोर जोर से हंस रही थी। और यहाँ डस्क नाइट किंग भी फैंग के इस तरह से होश उड़े हुए देखकर जोर जोर से कहके लगाकर हंसते हुए उसे थपथपाते हुए हिम्मत देते हैं और अपनी सिस्टर के साथ अनाउंस करते हुए कहते हैं, यह है यांग, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिक्रूट किया हुआ एक न्यू जीनियस। और फिर फैंग से कहते हैं, यह है मेरी लिटिल सिस्टर स्टार इल्यूजन किंग, जिस पर वो भी फैंग को हाई करती हैं और फैंग उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। इसके बाद फिर डस्क नाइट किंग फैंग को अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं, चलो मैं तुम्हें यहाँ की सारी जगहें दिखाता हूँ। इसके बाद फिर ये तीनों मिलकर सिटी को देखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ रास्ते में डस्क नाइट किंग फैंग से कहते हैं, क्या तुम जानते हो होंग अलायंस सिटी का ये आउटर एरिया बहुत ही खुशहाल और हलचल से भरपूर है, और ये इनर एरिया से बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ यूनिवर्स वनरेबल ही रहते हैं और यहाँ पर 3 मिलियन से भी ज्यादा रेजिडेंट्स हैं। नाइट किंग की ये बातें सुनते साथ साथ फैंग अपनी सराउंडिंग्स को भी नोटिस कर रहा था, इसीलिए वो भी कहता है, यहाँ पर कई सारी अलग अलग रेसेस इकट्ठा हुई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पुरसकून है, जो कि नाकाबिले यकीन लगता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो पावरफुल फाइटर्स के लिए एक जगह पर पीसफुली रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फैंग की ये बात सुनकर स्टार इल्यूजन किंग उससे कहती है, हाँ, यहाँ पर आकर हम बाहर दुनिया में हो रहे झगड़े और किलिंग्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इसीलिए मुझे ये जगह पसंद है। देखो तुम्हें ऊपर वो स्टार्स नजर आ रहे हैं, वो कितने ब्यूटीफुल है ना? कहा जाता है कि यहाँ होंग अलायंस सिटी में मौजूद हर एक स्टार एक पावरफुल फाइटर को रिप्रेजेंट करता है, और इनमें से एक तुम्हारे लिए भी रोशन है। ये कहते हुए वो फैंग के काफी करीब आ चुकी थी और फैंग को बहुत ही गौर से देख रही होती हैं। इसी के साथ सीन कट होता हमें देखने को मिलता है कि स्टार इल्यूजन किंग और डस्क नाइट किंग फैंग को एक वाइन शॉप पर ले आए हैं, जहाँ पर वो फैंग के सामने एक वाइन का गिलास लाते हुए उससे कहते हैं, यांग, ये होंग अलायंस सिटी की एक स्पेशल ड्रिंक है जिसे कहते हैं 7 एपर्चर्स स्मोकिंग वाइन। जो कोई भी होंग अलायंस सिटी में आता है उसे ये जरूर ट्राई करने चाहिए, इसीलिए अब तुम्हें भी करनी होगी। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि इस वाइन को देखकर फैंग की तो हवा टाइट हो चुकी थी और वो काफी डर भी चुका होता है। फैंग की इस हालत को देखते हुए स्टार इल्यूजन किंग बड़े ही प्यार से उससे पूछती है, क्या बात है? इस पर फैंग अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है, ये देखने में ऐसे लग रही है जैसे कि मेरे एक फार्मासिस्ट फ्रेंड ने कोई पॉइजन बनाया हो। यहाँ साथ ही हमें फैंग की अपनी टीम के साथ कुछ पास्ट मेमोरीज भी देखने को मिलती हैं, जहाँ वो दू याओ के एक्सपेरिमेंट से काफी तंग आया करते थे। यहाँ इधर फैंग की ये बात सुनकर स्टार इल्यूजन किंग उसके और भी ज्यादा करीब आते हुए कहती है, अब ये मत कहना कि तुम में इसे पीने की हिम्मत नहीं है। फैंग जो कि उनसे दूर हटने की कोशिश कर रहा था, डस्क नाइट किंग उसे धकेलते हुए कहते हैं, पीना तो पड़ेगा। अब फैंग जिसके पास और कोई चारा नहीं था, वो उस वाइन के गिलास को उठाता है और उसे देखते हुए एक गहरी सांस लेता है और मानो अभी भी जैसे वो इसे नहीं पीना चाह रहा, पर फिर भी वो ना चाहते हुए इस वाइन के गिलास को धीरे धीरे अपने फेस के करीब ले जा रहा होता है, जो देखकर सामने मौजूद एक वॉरियर जिसने ये वाइन पहले पी हुई थी उसके भी होंठ कांप रहे होते हैं, यानी कि ये नहीं पीनी चाहिए। पर वो फैंग को रोक नहीं रहा क्योंकि उसने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया है और वो चाहता है कि फैंग भी करे। वहीं इधर फैंग बिना टाइम गए जल्दी से इसको ड्रिंक कर लेता है और ड्रिंक करते साथ ही उसके होश उड़ गए थे और कानों से धुआं निकल आता है और पूरा फेस रेड हो गया था। इसी के साथ उसे दिन में ही तारे नजर आ जाते हैं और वो वही टेबल पर ही लुढ़क जाता है, जो देखकर डस्क नाइट किंग के तो हंस हंस कर बुरे हाल होते हैं और स्टार इल्यूजन किंग भी ये काफी इंजॉय कर रही थी और वो सामने खड़ा हुआ वॉरियर भी अपने पेट को पकड़कर जोर जोर से हंस रहा होता है। यानी कि ये तीनों लोग मिलकर जानबूझकर यहाँ पर फैंग की फर्स्ट टाइम मस्ती ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते और यहीं से ही शुरू होगा इनकी गहरी दोस्ती का एक नया सफर। अब इसके बाद सीन कट होता हमें दिखाया जाता है होंग अलायंस सिटी के एक जूबाओ ट्रेजर स्टोर का सीन, जहाँ डस्क नाइट किंग और स्टार इल्यूजन
किंग लुओ फैंग को अपने साथ लेकर आए थे और यहाँ नाइट किंग फैंग को बताते हैं ये जूबाओ ट्रेजर स्टोर यहाँ पर मौजूद सभी ट्रेजर स्टोर से बेस्ट है। कहा जाता है कि इसका ओनर होंग अलायंस हॉल के एक ह्यूमन रूलर्स में से एक है। अभी ये तीनों लोग मिलकर इस स्टोर को एक्सप्लोर करते हुए अलग अलग ट्रेजर्स को देख ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है, डस्क नाइट किंग। ये सुनकर जैसे ही डस्क नाइट किंग पीछे पलटते हैं तो उन्हें नजर आता है अपना एक ओल्ड फ्रेंड। वो कहते हैं, हेवन फॉर्मेशन किंग। इसी के साथ हमें उस वॉरियर को दिखाया जाता है और उससे इंट्रोड्यूस भी किया जाता है, जो देखने में काफी अमेजिंग लग रहा था। अब डस्क नाइट किंग अपनी बाहें फैलाए उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उन्हें हग करने की काफी कोशिश करते हैं, पर हेवन फॉर्मेशन किंग उन्हें हग नहीं करने देते और जब भी डस्क नाइट किंग कोशिश करते वो उन्हें डॉज कर लेते, पर फिर भी डस्क नाइट किंग पीछे नहीं हटते। इसलिए फाइनली हेवन फॉर्मेशन किंग उन्हें अपनी पावर से रोकते हुए कहते हैं, तुम भी यहाँ पर ग्रुप ऑक्शन इवेंट के लिए आए हो। इस पर डस्क नाइट किंग खुद को संभालते हुए कहते हैं, नहीं आज नहीं। इसके बाद फिर वो फैंग को उन्हें दिखाते हुए कहते हैं, मैं यहाँ पर अपने एक न्यू फ्रेंड को कंपनी दे रहा हूँ और आसपास की सिटी को दिखा रहा हूँ। और फिर वो उनसे फैंग को भी इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं, यह है यांग, जिस पर फैंग भी उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है और हमें यहाँ पर उनकी क्या बातें हुई हैं वो नहीं दिखाई जाती। इसी के साथ सीन कट उधर हम देखते हैं कि फिर से स्टार इल्यूजन किंग और डस्क नाइट किंग दोबारा से उस स्टोर में ट्रेजर्स को चेक कर रहे होते हैं। तभी ही फैंग उनसे पूछता है, ये ग्रुप ऑक्शन क्या है? स्टार इल्यूजन बताती है, ये एक नया पॉपुलर मेथड है। इसमें ट्रेजर स्टोर अपने एक हाई वैल्यू आइटम को रिलीज करता है जिसे फिर 10,000 पीपल्स मिलकर परचेज करते हैं और हर एक पर्सन को इस ट्रेजर की सिर्फ 1/10,000 प्राइस ही पे करनी पड़ती है। और फिर इस आइटम को हासिल करने के लिए रैंडमली किसी एक लकी पर्सन को चूज किया जाएगा और फिर उसे मिल जाएगी ये हाई वैल्यू आइटम इंतहाई कम पैसों में। ये सुनकर फैंग कहता है, ये तो काफी एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग भी है। वो ये बोलता है कि तभी सामने उसकी नजर पड़ती है एक आर्मर पर, जिसे देखते साथ ही फैंग की नजरें उस पर गड़ जाती हैं और वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, ये तो बिल्कुल मेरे वॉरियर आर्मर और जनरल आर्मर की तरह है और इसका एहसास भी बिल्कुल उन्हीं के जैसा हो रहा है। अब फिर जैसे ये लोग उस आर्मर के करीब पहुंचकर उसकी डिटेल्स को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि ये यानशेन क्लैन से है। ये पढ़ते साथ ही फैंग कहता है, तो ये वाकई वही है। फैंग ये सोच रहा होता है कि तभी डस्क नाइट किंग फैंग के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहते हैं, ये गोल्डन आर्मर का सेट वाकई मिरेक्युलस है क्योंकि ये सोल टाइप और फिजिकल टाइप अटैक्स की पावर्स को 90% तक कमजोर कर देता है, पर इसे कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि ये आर्मर कम्प्लीटली रिजिड है और इसके साइज को चेंज नहीं किया जा सकता। लास्ट टाइम इस आर्मर में फिट आने के लिए ब्लैक फीनिक्स किंग ने अपनी अनडाइंग गॉड बॉडी को इस आर्मर की शेप के हिसाब से चेंज किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा करने की वजह से उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई और वो एक ग्रेट बैटल में मारे गए। और फिर वो आगे कहते हैं, इस गोल्डन आर्मर की कीमत 5 बिलियन हुन युआन है। अब इसे कोई भी नहीं खरीदना चाहता। ये सुनकर फैंग अपने मन में सोचता है, यानशेन क्लैन के इस बैटल आर्मर को अपनी बॉडी के साथ फ्यूज करने के लिए नेमलेस सीक्रेट मैनुअल के ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जिसके बाद फिर हम इसे फ्रीली अपनी बॉडी की शेप के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। दूसरों के लिए इसे इस्तेमाल कर पाना मुश्किल होगा पर मेरे लिए नहीं है। इस गोल्डन आर्मर को बाय करने के लिए मेरे पास जो नाश रेस के ट्रेजर्स हैं उन्हें सेल करना काफी होगा और अच्छी बात यह है कि मुझे इसमें रेयरेस्ट इनहेरिटेंस क्रिस्टल को भी बेचने की कोई जरूरत नहीं। ये सब कुछ सोच लेने के बाद फिर फैंग उस ट्रेजर शॉप के सेल्समैन से कहता है, मैं इस गोल्डन आर्मर को खरीद रहा हूँ। उसका ये कहना ही था कि वो सेल्समैन डस्क नाइट किंग और स्टार इल्यूजन किंग तीनों के तीनों ही हक्के बक्के और शॉक्ड रह गए थे और उनके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, क्या? सेल्समैन तो जल्दी से खुद को संभालते हुए तेजी के साथ फैंग के पास आकर अपने हाथ को मलने लगता है कि लाइए लाइए जल्दी से ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। और फिर कुछ ही देर में ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है और उस शॉप के सभी सेल्समैन मिलकर फैंग को कांग्रेचुलेट करते हैं। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। जबकि ये सब कुछ देखते हुए स्टार इल्यूजन किंग अपने भाई को इशारा करते हुए कहती है, क्या ये यांग पागल हो गया है? इस पर डस्क नाइट भी लाइक, क्या पता। इसी के फौरन बाद फिर व्यू कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि लुओ फैंग अपने स्पेसशिप में वापस बैटलफील्ड मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में लौट आया है और वॉइस ओवर के थ्रू हमें बताता है, मैंने हेडक्वार्टर्स में वापस आने के बाद नाश रेस का वो सारा माल वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया, जिन्होंने उसे बेचा और नेक्स्ट डे ही मेरा गोल्डन आर्मर जो मैंने खरीदा था वो मुझ तक पहुंच गया और फिर मैं उसकी ट्रेनिंग में लग गया, जहाँ मुझे अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी के साथ इस नेमलेस सीक्रेट मैनुअल के सेकंड रिवोल्यूशन को सक्सेसफुली ट्रेन करने में 30 साल लग गए और फिर आखिरकार मैं गोल्डन आर्मर को एक्टिवेट करने में कामयाब रहा। इसी के साथ हमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ उस गोल्डन आर्मर की फ्यूजन को दिखाया जाता है, जिसके बाद फिर अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी क्या कमाल लग रही होती है।
क्योंकि अब वो पूरी तरह से गोल्ड में बदल चुका था। बेबाता गोल्डन और बीस्ट की इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है और बताती है कि गोल्डन और बीस्ट के सीने पर लिखे हुए इस वर्ड का मतलब है किंग, यानी कि ये यानशान क्लैन का एक किंग लेवल आर्मर है। तो इस पर फैंग हमें बताता है कि इस किंग आर्मर की वजह से अब गोल्डन और बीस्ट की स्ट्रेंथ वर्ल्ड मास्टर से 100,000 टाइम्स ज्यादा हो चुकी है, जिसका मतलब है कि ये पहले ही एक स्टैंडर्ड ह्यूमन किंग की पीक पर पहुंच चुका है। अब इतनी पावरफुल बॉडी के साथ मुझे यांजी कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करने का कोई खौफ नहीं। तभी यहाँ साथ ही विजुअल्स में हम देख पाते हैं कि जैसे ही गोल्डन और बीस्ट अपनी टेल को हिला रहा था तो उसी की वजह से वहां पर क्रैक पोर्टल्स ओपन हो रहे होते हैं, यानी कि वाकई अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब इस सब के बाद फिर फैंग अपनी यांग आइडेंटिटी के साथ ही यांजी कॉन्टिनेंट में एक्सप्लोरेशन को जारी रखता है। ऐसा करते दौरान ये सारा टाइम बड़ी तेजी के साथ विजुअल्स में गुजर रहा होता है, इसलिए फैंग हमें वॉइस ओवर के थ्रू बताता है। इस टाइम पीरियड के दौरान मैं यांजी कॉन्टिनेंट में वापस गया और मैंने अपनी यांग की आइडेंटिटी के साथ ही बहुत सारे डीमंस को किल किया और कई सारे ट्रेजर्स को हासिल किया, और इसी के साथ साथ मैंने कुछ रेपुटेशन भी गेन की और साथ ही नए फ्रेंड्स भी बनाए, जिनमें से मेरे सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं डस्क नाइट किंग और स्टार इल्यूजन किंग। और मुझे ये भी पता चला है कि एक सैक्रिफिशियल टावर को ओपन करने के लिए 6 टोकन्स की जरूरत होती है, लेकिन मैं अभी तक भी दूसरा टोकन हासिल नहीं कर सका। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं डस्क नाइट किंग और स्टार इल्यूजन किंग के साथ कोऑपरेट करूंगा और इन दोनों के साथ मिलकर अपनी सैक्रिफिशियल टावर के क्लूज की सर्च को आगे बढ़ाऊंगा। इसीलिए मैंने ऐसा ही किया। फैंग जब हमें ये सब कुछ बता रहा था तो हम ये विजुअल्स में भी देख पा रहे होते हैं। तभी ही सीन कट होता है और हम फैंग को एक जगह पर रुके हुए देख पाते हैं। वो कुछ सोच ही रहा होता है कि इतने में ही स्टार इल्यूजन किंग और डस्क नाइट किंग टेलीपोर्ट होते हुए वहां पर आ गए थे। तो फौरन से फैंग उनसे पूछता है आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वर्चुअल वर्ल्ड में डिस्कस नहीं की जा सकती। इस पर स्टार इल्यूजन किंग फौरन से कहती है हाँ, इसने मुझे भी नहीं बताया। यहाँ डस्क नाइट किंग फैंग के करीब पहुंचते हुए उसे कहते हैं पहले ट्रेनिंग केव में आ जाओ। फिर वो तीनों ट्रेनिंग केव में पहुंच जाते हैं और फैंग अब आगे बढ़ते हुए कहता है क्या अब आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ डस्क नाइट किंग अपने हाथ में कुछ निकालते हुए दिखाते हैं, जिसे देखते साथ ही लुओ फैंग और स्टार इल्यूजन किंग दोनों की आंखें चमक उठती हैं और वो हैरान होते हुए कहते हैं एक टोकन। इस पर स्टार इल्यूजन किंग पूछती हैं ब्रदर आपको ये कहाँ से मिला। नाइट किंग बताते हैं मैंने ये जस्ट अभी कुछ देर पहले ही जर्ज रेस से हासिल किया। और फिर वो लुओ फैंग से कहते हैं यांग तुम अपने टोकन को इसके साथ कंपेयर करने का ट्राई करो। अब जैसे ही फैंग अपने टोकन को स्टोरेज रिंग से बाहर निकालता है तो फौरन से इन दोनों के टोकन्स आपस में एक दूसरे की तरफ खींचे जाते हैं और रिएक्ट करने लग गए थे। रिएक्ट करते साथ ही फिर ये दोनों टोकन्स तेजी के साथ फ्लाई करते हुए कहीं जाने लगते हैं। तो इस पर स्टार इल्यूजन किंग नाइट किंग और लुओ फैंग को अपने साथ लेकर तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए इन टोकन्स का पीछा करना शुरू कर देती है, जहाँ वो बार बार टेलीपोर्ट होते हुए इन टोकन्स का पीछा करते ही रहती है और ये टोकन्स तेजी के साथ फ्लाई करते ही जा रहे थे। ये चेजिंग सीन ऐसे ही काफी समय तक चलता रहता और फिर ये लोग फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां ये टोकन उन्हें ले जाना चाह रहा था। उस जगह को देखते साथ ही स्टार इल्यूजन किंग कहती हैं ये तो सैक्रिफिशियल टावर है, हमने सैक्रिफिशियल टावर को ढूंढ लिया। फैंग उस टावर को करीब से देखते हुए कहता है इनक्रेडिबल, हम सैक्रिफिशियल टावर को क्लियरली देख सकते हैं लेकिन एनर्जी सेंसर इसे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। अभी वो इतना कहते हैं कि तभी उन्हें दूर कहीं जोर जोर से ब्लास्ट होने की एनर्जी फ्लक्चुएशंस फील होती हैं। और फिर हमें भी उस बैटल का सीन देखने को मिलता है कि वहां पर कई सारे रोबोट पपिट्स मिलकर एक ह्यूमन वॉरियर को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं और वो बार बार उसके ऊपर अटैक किए जा रहे थे और वो ह्यूमन वॉरियर उनके सभी अटैक्स से खुद को बचा रहा होता है। तब इतने में ही फैंग और स्टार इल्यूजन किंग भी वहां पर पहुंच चुके थे। वो लोग वहां पर पहुंचते साथ ही इस ह्यूमन वॉरियर की हेल्प करना शुरू कर देते हैं, जिसमें फैंग अपने गोल्डेड सैनेट आर्मामेंट का इस्तेमाल करते हुए इन रोबोट पपिट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और स्टार इल्यूजन किंग जो कि तेजी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए उस ह्यूमन वॉरियर के करीब जा रही थी कि तभी उनके करीब से इंतहाई तेज रफ्तार से एक थंडर लाइटनिंग त्रिशूल गुजरता है, जो सीधा उस ह्यूमन वॉरियर की बॉडी में धंसते हुए उसे दूर जाकर माउंटेन्स के साथ टकराता है। और वहां एक जोरदार ब्लास्ट के साथ हमें उस ह्यूमन वॉरियर के अंदर उसके ब्लड और डीएनए को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लग गया था। ये देखकर स्टार इल्यूजन किंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, तो वो जल्दी से उस ह्यूमन वॉरियर के पास टेलीपोर्ट होती है। यहाँ वो ह्यूमन वॉरियर अपनी आखिरी सांसों में बस यही कहता है ये उनके हाथ मत लगने देना। अपने इन्हीं आखिरी अल्फाजों के साथ वो एक टोकन को स्टार इल्यूजन किंग को पकड़ा देता है और इतने में ही वो ह्यूमन वॉरियर वहां पर ब्लास्ट होकर राख बन गया था। स्टार इल्यूजन किंग उसके टोकन को पकड़ते हुए उससे कहती है हम तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। ये बोलकर वो टेलीपोर्ट होकर अपने भाई के पास आ जाती है। अब ये तीनों मिलकर एक साथ फाइट करने के लिए तैयार थे कि तभी इनके सामने एक क्रैक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से 3 पावरफुल बींग्स बाहर निकलते हैं, जिनके ओरा को फील करते साथ ही स्टार इल्यूजन किंग शॉक होते साथ ही फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। इवन वो अपनी पावर्स को भी रिलीज करने लगती है।
ये देखते ही डस्क नाइट किंग अपनी सिस्टर को कहता है, लापरवाह मत बनो। और फिर वो अपने सामने मौजूद इन तीनों ओपोनेंट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, जिसमें से एक धीरे धीरे चलता हुआ अपनी पावर्स को रिलीज करता हुआ इन्हीं की तरफ आ रहा था, जो देखते साथ ही डस्क नाइट किंग कहते हैं, ये तो कैंग जिन किंग है, जो कि अपनी लाइटिंग पावर के लिए यांजी कॉन्टिनेंट में बहुत फेमस है। इसकी स्ट्रेंथ एक पीक किंग लेवल के बराबर है, हमसे एक लेवल ज्यादा। तभी रोबोट क्लैन के वो सभी पपेट्स अब तेजी के साथ इन तीनों को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए थे। और अब फिर हमें उस सेकंड पावरफुल बीइंग को दिखाया जाता है, जो कि होता है पर्पल बेल किंग। और इसके बाद आता है थर्ड, जो कि सीविका था। फैंग उसे देखते साथ ही पहचान जाता है और कहता है, सीविका। यहाँ सीविका अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी पपिट आर्मी को रेडी करते हुए कहता है, इस जगह को ढूंढने के लिए तुम लोगों के पास 2 टोकन्स होने चाहिए, और अब ये एक और, मतलब कि तुम्हारे पास 3 टोकन्स हैं। ये कहते साथ ही वो अपने रोबोट पपिट से इनके ऊपर हमला करवाना शुरू कर देता है। स्टार इल्यूजन किंग तेजी से इन्हें टेलीपोर्ट करते हुए इन अटैक से बचा लेती है, और उसके बाद फिर ये लोग अपने अपने वेपन्स के साथ इनके साथ फाइट करने लग गए थे। फाइट करते दौरान लुओ फैंग टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू डस्क नाइट किंग और स्टार इल्यूजन किंग को बताता है, मैंने पहले सिर्फ इस मशीन रेस के बंदे सीविका के साथ फाइट की है, पर मैं बाकी उन दोनों किंग लेवल ओपोनेंट्स की एबिलिटीज के बारे में अभी भी नहीं जानता। बदला लेने के लिए डायरेक्टली फाइट करने का ये अभी सही वक्त नहीं है। तभी स्टार इल्यूजन किंग, जो कि अपने भाई की फाइटिंग एबिलिटीज को जानती है, इसलिए वो तेजी से उन्हें टेलीपोर्ट करते हुए आसमान में ले जाती है, जहां डस्क नाइट किंग अपनी फायर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी बहुत सारी पावर्स को रिलीज करते हुए एक जोरदार पंच बनाकर बिल्कुल मीटियोराइट की तरह आसमान से नीचे आ रहे होते हैं, जिसमें ये रोबोट क्लैन के सारे पपिट्स चकनाचूर हो जाएंगे। इन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर सीविका अपनी पपिट आर्मी से उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें रोकने में नाकामयाब हो गया था, और डस्क नाइट किंग अपने इस जोरदार पंच को जमीन के ऊपर दे के मारते हैं, जिससे सारा का सारा ग्राउंड शैटर्ड हो जाता है, और मशीन रेस के ये पपिट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। पर फिर भी डस्क नाइट किंग की फायर पावर्स रुकती नहीं, वो अपनी और भी ज्यादा ऑरा को रिलीज किए जा रहे थे, जिससे बचने के लिए इन तीनों अनडाइंग वॉरियर्स को भी अपनी पावर्स को रिलीज करना पड़ता है। और यहाँ पर हमें इनकी ऑरा की टकरार देखने को मिली थी, जिसमें एक तरफ होती है डस्क नाइट किंग की फायर पावर्स और दूसरी तरफ होती है कैंग जिन किंग की लाइटनिंग पावर्स, जिसमें ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे, पर कोई भी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर पाता। इसीलिए अब डस्क नाइट किंग इन तीनों से कहते हैं, हम एक बेहतर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, हम दोनों साइडों की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट बराबर है, अगर हम बैटल के लिए फोर्स करें तो शायद हम दोनों साइडों में से किसी को भी कोई भी फायदा ना हो। इस पर कैंग जी किंग भी अपनी पावर्स को रिलीज करना छोड़ देता और चुपचाप डस्क नाइट किंग की बात को सुनता है। तभी वो आगे कहते हैं, तो इसलिए ये बेहतर होगा कि हम इस सैक्रिफिशियल टावर को ओपन करने और इसके ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। उनके ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, पर अभी भी इनकी ये टकरार खत्म नहीं हुई थी। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर ये क्या करना चूज करते हैं।